नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पेरिस ओलंपिक में भारत ने हॉकी में फिर रचा इतिहास, ग्रेट ब्रिटेन को हराकर जीता मैच। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को दी बधाई। तेनूघाट डैम के खोले गए 8 फाटक, ममता बनर्जी ने हेमंत सोरेन से की फोन पर बात। कहा, तेनूघाट से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण आई बंगाल में बाढ़। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, चुनाव में बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। भाजपा विधायक किशुनदास ने कहा, समय का करे इंतजार। बेगूसराय में स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों का हंगामा, भारी विरोध के बीच कार छोड़कर बाइक से भागे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। और झारखंड बिहार में भारी बारिश ने मचाई तबाही, जमुई में 95 करोड़ की लागत से बनी सड़क धंसी, लातेहार में गिरा पेड़, यातायात बाधित। और आज की खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पेरिस ओलंपिक से। पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल मैच में भारत ने अपनी जगह बना ली है। पेनल्टी शूट आउट में ग्रेट ब्रिटेन को 4-2 से हराकर भारत ने हॉकी टीम के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ पेरिस ओलंपिक में हॉकी में मेडल जीतने की भारत की उम्मीद कायम हो गई है। लगातार दूसरी बार भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फोन कर हेमंत सोरेन से बात की है। बारिश और बाढ़ के हालात को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने बंगाल में आई बाढ़ के लिए झारखंड के तेनूघाट से अचानक छोड़े गए पानी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि झारखंड का पानी बंगाल में बाढ़ ला रहा है, ये मानव निर्मित है। इसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन दोनों पर निशाना साधा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक तरफ जहां झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी और बीजेपी इस चुनाव में दहाई का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। साथ ही मिथिलेश ठाकुर ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि 19 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया है। इसको लेकर जनता में आक्रोश है और इस चुनाव में जनता ही सबको सबक सिखाएगी। चुनाव के समय अपने वोट से इसका जवाब देगी जनता, और मैं कहता हूं कि दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। 4.5 पौने 5 वर्ष 19 साल पर भारी पड़ेंगे। अभी से संख्या हमारी ज्यादा रहेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। और पहले भी कहा कि दहाई भी पार करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही झारखंड में विधानसभा को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई थी और कहीं ना कहीं लोकसभा के दौरान सभी विधायक जो है वो अपने अपने क्षेत्र में पहुंच चुके थे अपनी अपनी चीजों को लेकर के। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है कि सितंबर में ही आचार संहिता झारखंड में लग सकती है, क्योंकि कई सारे अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग है और इस वजह से ही ये पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस सारी चीजों को कैसे देखते हैं, क्योंकि झारखंड में समय से पहले ही चुनाव होने की तैयारी चल रही है। सर, समय से पहले ही चुनाव होने की तैयारी चल रही है, कैसे देखते हैं सर? ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है कि कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने पहले चुनाव आयोग किसी भी राज्य में या किसी भी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उनका विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है और वो चुनाव करा सकते हैं। लेकिन हमारे राज्य की जो परिस्थितियां हैं कि अभी हमारा कार्यकाल 5 जनवरी तक है, जो हमारी सरकार अभी चल रही है। इस राज्य में जो चुनाव हुए थे दिसंबर में परिणाम आए थे, और हमारा सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है वो त्योहारों का महीना होता है। बहुत सारे पर्व त्यौहार होते हैं, गणेश पूजा से लेकर दुर्गोत्सव, दीपावली, छठ, ये सारे आयोजन होते हैं।
तो ऐसे समय में निश्चित रूप से चुनाव कराना यहाँ के लिए तो, हमारे राज्य के लिए तो हितकर नहीं होगा। और ऐसी कोई परिस्थिति भी नहीं है कि यहाँ चुनाव कराना अभी पूरी तरह से एकदम नितांत आवश्यक है। चुनाव समय पर होने चाहिए, हम तो इसके पक्षधर हैं। लेकिन चुनाव आयोग जब चाहे चुनाव कराना, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जैसे और 3 राज्यों के अलावा झारखंड में भी जो 3 साल से अधिक समय से जमे हुए अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका तबादला का निर्देश दिया है चुनाव आयोग ने यहाँ राज्य चुनाव निर्वाचन को। तो ये लग रहा है कि समय से पहले चुनाव होगा और हमें इससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव के लिए, क्योंकि जनता चुनावों में जनता के हाथों में फैसला होता है, जनता तय करती है सब कुछ। तो हमें जनता पर भरोसा है, अपने काम पर भरोसा है, इसलिए जब भी चुनाव हो हम पूरी तरह से तैयार हैं। मतलब ये एक और सवाल है, जिस तरीके से अभी जनता के बीच आप जा रहे हैं, लगातार कई मुद्दों को लेकर के बीजेपी आप लोगों को घेर रही है, सरकारी नौकरी हो, यहाँ पर अगर बेरोजगारी भत्ता हो, कई ऐसे मुद्दों को लेकर के वो घेर रही है। और उनका कहना है कि हम सिर्फ इसी मामले को लेकर के क्षेत्र में जाएंगे कि हेमंत सरकार ने जो वादा किया था वो वादे ही वो पूरे नहीं कर पाए। देखिए, बीजेपी घेर नहीं रही है, बीजेपी घिर गई है पूरी तरह से, ये कहे तो उचित होगा, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। कल देखा आपने जब हमारे नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी का जब वक्तव्य हो रहा था, तो किस तरह का उनका कृत्य था, किस तरह से वो लोग हल्ला हंगामा मचा रहे थे। तो ये इस बात का परिचायक है कि ये पूरी तरह से हताश निराश हो गए हैं। और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। ये जब जनता के बीच जाएंगे तो जनता इनसे सवाल करेगी कि आपने क्या किया, आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो विपक्ष की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी जनता ने, उस जिम्मेदारी को आपने किस तरह से निभाया, कौन से जनहित के मुद्दे उठाए, कौन से अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए, इस पर सवाल करेगी। 5 साल इन्होंने सदन को बाधित करने का काम किया है, अपने क्षेत्र के मुद्दों प्रश्नकाल को बाधित करने का काम किया है। ये सारे जनता के जेहन में अच्छी तरह से हैं और अपने चुनाव के समय अपने वोट से इसका जवाब देगी जनता। और मैं कहता हूँ कि दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। जो काम आज 19 साल पहले हो जाने चाहिए थे, जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया, आज इन 4.5 पौने 5 वर्ष 19 साल पर भारी पड़ेंगे। हम गिनती नहीं गिना सके हैं कि कितनी योजनाएं हमने लागू की हैं अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके। और इसी का ये परिणाम है कि ये इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कभी सदन पर कब्जा कर लेते हैं, कभी हल्ला हंगामा करते हैं, कभी मुख्यमंत्री कक्ष का घेराव करते हैं। तो ये उसी का परिणाम है, हताशा का परिणाम। मतलब एक बार फिर से आप लोग सरकार बनाने जा रहे 2024 में? निश्चित रूप से अभी से संख्या हमारी ज़्यादा रहेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। और पहले भी कहा कि दहाई भी पार करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके पास मुद्दे ही नहीं बचे, वो खुद ही घिर चुके हैं सभी मामलों को लेकर के। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी उमेश के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची। वहीं दूसरी ओर सिमरिया विधायक किशुन दास ने कहा है कि हेमंत ने चुनाव से पहले हर साल 5 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का दावा किया था, लेकिन हेमंत ने युवाओं को नौकरी तो दी नहीं, लेकिन झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात जरूर किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि महागठबंधन के लोग समय का इंतजार करें। इस बार सरकार की विफलता ही हमारा मुद्दा होगा। इन्होंने घोषणा किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, तो वही तो जानना चाह रहे हैं कि 25 लाख नौकरी कहाँ गया। सिमरिया विधायक किशुन दास हमारे साथ हैं और जिस तरीके से लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि सितंबर में ही आचार संहिता लग सकती है और इसको लेकर के सभी लोग अब चुनावी मोड में जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई थी और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में तैयारियों में जुट चुके हैं। किशुन जी,
पूरी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से चर्चा है कि सितंबर में ही आचार संहिता लग सकती है, क्योंकि कई सारे ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो हो सकती है। इसको लेकर के कई बातें यहाँ पर निकल रही है। कैसी तैयारी है, क्या कुछ रहने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव में? सबसे पहली बात है कि भाजपा के नेता कार्यकर्ता 5 वर्षों से लगातार तैयारी में लगे रहते हैं और चुनाव आ रहा है इसलिए घूमते हैं हम लोग, ऐसा भी नहीं है। हम लोग लगातार क्षेत्र में ही रहते हैं और इलेक्शन कमीशन जब चुनाव करना चाहे हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता उसका स्वागत करेंगे। हम लोग सब कमर कस के तैयार हैं चुनाव में जाने के लिए। सर, इस बार क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं जनता के बीच? आप क्या क्या मुद्दों को लेकर के जाने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जो 5 ट्राइबल सीटें थी वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, तो इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी और जो 25 का आंकड़ा है वो अब कहीं ना कहीं 10-15 में आकर के थम जाएगा। अगर ये हमारे इंडी गठबंधन के लोग बोलते हैं कि 5 ट्राइबल में 5 हम हार गए, ये नहीं बोलते हैं कि उस 5 लोकसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को हम लोगों ने हराया। चतरा से सत्यानंद भोक्ता जी मंत्री हैं, उनको उन्हीं के विधानसभा में हम लोग 68,000 वोटों से उनको हराया। इस प्रकार अगर देखेंगे तो 5-7 मंत्री को उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में हम लोग हराने का काम किया है और निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी 52 सीट पे बढ़त बनाई है और काफ़ी मार्जिन से बढ़त बनाई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस 52 सीट के अलावे भी इस बार 10 सीट एक्स्ट्रा हम लोग लाने का काम करेंगे। सर, मुद्दे क्या होंगे जनता के बीच? कौन कौन से मुद्दों को लेकर के इस बार आप जाने वाले हैं? महागठबंधन के लोग जो 2019 में सरकार बनाने के पूर्व उनका जो घोषणा पत्र आया था, एक भी घोषणा उन्होंने पूरा नहीं किया। पहला तो उन्हीं का जो घोषणा था उसी के बल पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारा जो होगा, हम जो कमिटमेंट करेंगे जनता के साथ जो करते रहे हैं उसे तो भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा पूरा करने का काम की है, परंतु इस बार सरकार की विफलता ही हमारा मुद्दा होगा। तो लगातार देखिए चर्चा जो है वो चल रही है और जिस तरीके से एक आखिरी सवाल हम इनसे लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता पक्ष के विधायक ये भी कह रहे हैं कि जो आप 52 सीटों की बात कर रहे हैं, उन पिछले बार भी 2019 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों को 70 सीटें जो है वो उसमें जीत हासिल हुई थी, लेकिन आप लोग सिमट गए। तो एक बार फिर से वो परंपरा कायम रहेगी और सीटें जो अभी 52 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं सिमटने का काम करेगी, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग अलग होते हैं। विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं, परंतु यह निकम्मी सरकार बीते 5 वर्षों में यहाँ के युवाओं को ठगने का काम किया, यहाँ के नौजवानों को ठगने का काम किया और जिस मुद्दा को लेकर के 2013 में हेमंत सोरेन जी अर्जुन मुंडा की सरकार को अपदस्थ करके मुख्यमंत्री बने थे, उसमें इनका मुद्दा था कि हम स्थानीय नीति और नियोजन नीति परिभाषित करेंगे। आज 5 साल यह सरकार चलाई है, आज भी चाहे वह स्थानीय नीति हो चाहे नियोजन नीति हो, और इन्होंने घोषणा किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। तो वही तो जानना चाह रहे हैं कि 25 लाख नौकरी कहाँ गया, और जब तक नौकरी नहीं देंगे तब ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो भत्ता का क्या हुआ? उसी भत्ते की बात वो कह रहे हैं कि युवाओं को हम लोग 12,000 दे रहे हैं और युवतियों को हम लोग 18,000 दे रहे हैं, और ये सारी चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो सभी लोग ऑनलाइन चेक कर ले। ये मंत्री सत्यानंद भोक्ता का कहना है। मंत्री जो लोग इनके कितना सत्य बोलते हैं कितना असत्य बोलते हैं यह तो प्रमाणित चीज़ है, यहाँ की जनता जान रही है। इनका जो घोषणा था कि हम 6,000 पर मंथ यहाँ के युवाओं को देंगे, तो सालाना 72,000 का क्या हुआ? सरकार बताए 72,000 का क्या हुआ? अगर हम 5 वर्षों का जोड़ते हैं तो 3,60,000 रुपया होता है। ये पैसा क्या हुआ? आज यहाँ के युवा पूछ रहे हैं सरकार से कि जो आपने वादा किया, एक भी वादा इन्होंने नहीं निभाया।
तो देखिए, ये थे हमारे साथ किशन दास, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान कई मंत्रियों को उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से हराया है और इस बार के मुद्दे कुछ अलग है और जिन वादों को हेमंत सरकार ने पूरा नहीं किया है उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता के पास जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो भी वादे करती है उसे पूरा करती है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी उमेश के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची। डीएमके नेता और मंत्री एस शिवशंकर के प्रभु श्री राम पर दिए विवादित बयान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंत्री पर तंज कसते हुए कहा है कि देश के कुछ सनातन विरोध लोग इस तरह के बयान देकर समाज में जाति और वर्ग को बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, मूर्खों को जवाब नहीं दिया जाता है। ये लोग मूर्ख हैं और भगवान राम नहीं तो कौन? हमारे रोम रोम में भगवान राम है। जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए। इस भारत की संस्कृति में भगवान राम है और जो सनातन विरोधी हैं, जो असुरी शक्तियों से मिले हैं, वो इस तरह का बयान देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी आया है, अलकायदा की तरफ से एक मैसेज आया था। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह सुरक्षित है। बिहार की सरकार पूरी तरह मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा करेगी। ऐसे शिवशंकर हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया है। देखिए, है क्या कि उनको नासा का पिक्चर देखना चाहिए कि नासा के पिक्चर में किस तरह समुद्र का राम सेतु स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कुछ लोग एक सनातन विरोधी माहौल बना करके समाज में जो है जाति और वर्ग में बांटना चाहते हैं। धर्म पर और इस तरह के धर्म के आस्था पर किसी को भी किसी धर्म या धर्म के आस्था पर चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। राजद के कई नेताओं ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। इस मौके पर मंत्री अशोक चौधरी ने सभी नेताओं का स्वागत किया और कहा कि पार्टी के सभी नेता के आने से पार्टी को नई मजबूती मिली है। इस दौरान उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार की जनता का राजद के नेताओं से विश्वास उठ गया है, इसलिए राजद के लोग जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। गौतम राज ये लगातार मुखिया रहे हैं। लाल बाबू महतो जी, लाल बाबू महतो आइए। आज के इस सदस्यता ग्रहण समारोह में आए समस्तीपुर के हमारे सभी साथीगण, जिन्होंने नीतीश जी की नीति और हमारे पार्टी के जो लोग जिन्होंने लंबी शहादत दी है इस पार्टी को इस प्रदेश में खड़ा करने में, उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए और इन 17-18 साल में जो बिहार का विकास हुआ है, जिस तरह से सबसे पीछे तबके के लोग, खास करके अति पिछड़ा, महिला और दलितों के उत्थान के लिए माननीय नेता ने जिस तरह से कार्यक्रम किया और जिस तरह से कार्यक्रम को कराने का इस प्रदेश में काम किया और इस प्रदेश में पहली बार जातीय गणना करके और हमारे जो पिछड़े, अति पिछड़े और दलित परिवार के जो लोग हैं जिनकी संख्या बढ़ी है, उनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का जो काम किया, उन सब को देखते हुए जो साथी आरजेडी से आज हमारे बीच आज पार्टी के माननीय विजय चौधरी जी, हमारे बड़े भाई और हम लोगों के माननीय सम्मानित अभिभावक के नेतृत्व में आज समस्तीपुर से आकर के पार्टी मुख्यालय में जो सदस्यता ग्रहण किए हैं, उन सबका जनता दल यू परिवार में हम अभिनंदन करते हैं। तो व्यक्ति इतना पावरफुल था लालू प्रसाद यादव, जो खुद क्लेम करते हैं, हमारे नेता ने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया है, हम देश के प्रधानमंत्री को सहयोग कर रहे हैं, ये कहा है। लेकिन वो दो व्यक्ति का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम लालू प्रसाद यादव करता है। उस व्यक्ति ने क्या कभी विशेष राज्य के डिमांड को केंद्र सरकार के पास रखने का काम किया? कभी विशेष के आर्थिक पैकेज के लिए कोई इनिशिएटिव लेने का काम किया? इसीलिए देश प्रदेश की जनता को भ्रम पैदा करने का कोशिश तेजस्वी यादव न करें। बेगूसराय के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जैसे ही अपने संसदीय क्षेत्र में भारी विरोध का सामना करना पड़ा, वह 9-2-11 हो गए। गिरिराज सिंह एक दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे थे। इस मौके पर वहां के विभिन्न मांगों को लेकर एएनएम ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को घेर कर जमकर हंगामा किया। भारी हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वहां से जैसे तैसे निकलते बने।
मांग पत्र लेकर आए थे सर से मिलने के लिए। हम लोग को कोई उनसे कोई मतभेद नहीं या किसी चीज की कोई झंझट नहीं थी, सिर्फ वो हम लोगों की बात सुनती, मांग पत्र लेते, बस हम लोग वापस हो जाते। लेकिन सर हम लोग को देख के अपनी गाड़ी छोड़ के बाइक में बैठ के भाग गए। ये क्या जनप्रतिनिधि का काम है सर? अच्छा। जिस समय उनको वोट लेनी होती है उस समय दरवाजे पर जाते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम आपका सेवक हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन आज जब एक एनएचएम कर्मी उनसे मिलने आई तो वो क्या किए, अपनी गाड़ी छोड़कर बाइक पर बैठ कर भाग गए। एक ही विभाग में सर किसी को 1 लाख वेतन दिया जाता है, किसी को 80,000 वेतन दिया जाता है, हम लोग को 10,000 15,000 पे काम करवाया जाता है सर, वो भी 9 से 5, जहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है, ना तो शौचालय है, ना बिजली है, ना पीने का पानी है सर। वहाँ हम लोग 9 से 5 ड्यूटी कैसे करते हैं ये भी वो नहीं जानने की कोशिश करते हैं। सिर्फ वो लोग फरमान जारी कर देते हैं कि आप लोग को ये करना है, आप लोग को वो करना है। सर यही सब समस्याओं को लेके हम आए थे उनसे। किनसे मिलने के लिए आए थे? गिरिराज सर से मिलने आए थे हम। तो क्या आपसे मुलाकात हुई? नहीं सर, वो हम लोग को देखे कैंटीन चौक पे, हम देखे कि वो आ रहे थे, गाड़ी रोकने की कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन सर गाड़ी नहीं रोकी। उसके बाद उनके पीछे पीछे हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ क्या किया, वो अपनी गाड़ी छोड़कर बाइक पर बैठ के चले गए हैं सर। क्या नाम है आपका? केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की असीमित अधिकारों पर अब लगाम लगाना चाहती है। सरकार बोर्ड के उस अधिकार को कम करना चाहती है जिसके तहत वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करके उस पर नियंत्रण कर सकता है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि अभी यह जानकारी सामने आई है, पहले एक बार जानकारी आ जाए कि किन किन चीजों में बदलाव किया जा रहा है, एक बार पूरी चीजों को पढ़ लिया जाए, उसके बाद पार्टी अपना रुख रखेगी। क्या है उसके बाद, क्योंकि अभी ये जानकारी सामने आई तो एक बार ये सारी चीज़ें आ जाएं कि उसमें क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं, किन किन चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है, एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ लिया जाए, उसके बाद पार्टी अपना रुख इस पे रखेगी। आरजेडी के नेता बोल रहे हैं अध्यादेश की जरूरत है और जो एनडीए में केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं दलित समाज के नेता, अब उन्हें सोचना चाहिए। देखिए, इस पे अपनी तरफ से जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई हैं उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है, इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज़ नहीं है, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर हैं, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः अपने फैसले पर मंथन करे। भाई डीएमके और उनके तमाम नेता तो निरंतरता में, पूरी क्रोनोलॉजी आप चेक कर लें, निरंतरता में ऐसे बयान देते ही आए हैं। सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग हैं, सनातन को समाप्त करने के लिए कहने वाले ये लोग हैं। अब प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे सवाल ये लोग उठा रहे हैं। मेरा सवाल इनके घटक दलों से है ना, जो लोग इनके साथ बैठते हैं। भाई राहुल जी बताएं ना, भारत की संसद में जब वो लहरा लहरा कर जब वो महादेव की तस्वीर को वहाँ पर दिखा रहे थे, अब जवाब दें कि जब प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो सहयोगी के नाते इन लोगों की सोच क्या है। बेगूसराय से एक युवक का अपहरण कर भाग रहे 5 अपराधियों को पुलिस ने बांका से गिरफ्तार किया है। बांका से जो अपहरण किया गया था जिस व्यक्ति का, उसे भी बरामद कर लिया गया है।
उठाते रहिएगा बिहार पुलिस पर सवाल, लेकिन इस बार बिहार पुलिस ने जवाब करारा दिया है। एक्शन भी वैसा जिससे बेगूसराय का एक परिवार बिहार पुलिस की मुरीद हो गई है। सकुशल घर के उस लाल को बिहार पुलिस ने पहुंचा दिया जिसे किडनैप कर लिया गया था। सकुशल रिहाई ही नहीं, 5 किडनैपर को भी बिहार पुलिस ने सलाखों में भेज दिया है। बेगूसराय के फुलबड़िया मालतीग्राम से 40 साल के मुकेश कुमार को किडनैपर ने रास्ते से ही उठा लिया था। बड़ी फिरौती लेने की तैयारी थी। केस बेगूसराय में दर्ज हुआ। इनपुट बांका पुलिस तक भी पहुंची। बांका की चांदन पुलिस ने फिर तो संभाल लिया मोर्चा और नाके पर ही गाड़ियों की जांच शुरू कर दी। किडनैप कर झारखंड ले जाने की योजना थी, लेकिन उससे पहले ही बांका में किडनैपर गिरफ्त में आ गया। परिवार को सकुशल उनका लड़का लौटाया गया और किडनैपर को पहुंचाया गया जेल। फुलबड़िया थाना अंतर्गत 2 तारीख की रात्रि में मालती निवासी मुकेश और पिता विपिन सिंह का अपहरण हुआ था। सभी अपहरणकर्ताओं को 5 की संख्या में थे, जिनका पूर्व का आपराधिक इतिहास है। उनको अरेस्ट किया गया है। जिस गाड़ी से ये अपहरण किया गया था उसको भी बरामद किया गया है। इसका उद्भेदन करने में एसडीपीओ तेगड़ा एवं फुलबड़िया थाना एवं अन्य टीमों का मुख्य योगदान रहा है एवं इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन में बांका जिला के सहयोग से चानन थाना अंतर्गत इन लोगों को पकड़ा गया है। इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। घटनाक्रम के पीछे जो प्रथम दृष्टया बात सामने आ रही है कि जिस व्यक्ति का अपहरण किया गया था उसका और प्रभाकर उर्फ कुंजुन, जो कि 5 अभियुक्तकर्ताओं में से एक है, आपस में कोर्ट कचहरी का एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। तो उस कुछ ही घंटों में अपहृत व्यक्ति को सकुशल बरामद किया गया है। हम सभी अपहरणकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है। फर्दर कार्रवाई जारी है। कैसे अपहरण किया था, कहाँ ले जा रहा है? ये मालती गाँव अंतर्गत फुलबड़िया थाना में पड़ता है। परसों रात में सड़क पे से अपहरण करने की बात सामने आई थी। फिरौती की भी मांग सामने आई थी? फिरौती की बात नहीं थी, आपस में विवाद की बात सामने आई थी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर उठते सवालों के बीच बिहार पुलिस ने जवाब तगड़ा दिया है। 24 घंटे में 5 किडनैपर की एक साथ गिरफ्तारी और अगवा शख्स को सकुशल परिवार को सौंपा है। बांका से दीपक सिंह और बेगूसराय से दिनेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हेमंत सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है और कहा है कि हेमंत सरकार राज्य की जनता को ठगने का काम कर रही है, जबकि पीएम मोदी ने भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। सीतारमण जी ने अपना 7वां बजट एज ए वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11वें साल के इस बजट को पेश किया और यह बजट गांव गरीब किसान का, ये बजट युवा का, ये बजट किसान का, ये बजट गरीब लोगों का, ये बजट किसानों का और ये बजट भारत को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति $5 ट्रिलियन की ओर ले जाने वाला बजट है, जहां गांव गरीब किसान का भी ध्यान दिया गया, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान दिया गया, जहां मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया। हर सेक्टर में ये बजट सब सेक्टर में ध्यान दिया गया है और इस बजट से पूरी दुनिया की नज़र इस बजट पे थी और यह बजट हम कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है और इस बजट से ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत फोकस किया गया है और इस बजट से ग्रामीण क्षेत्रों की लोग और किसान, विशेषकर किसान लाभान्वित होंगे। इस बजट से भारत की आर्थिक शक्ति बनने की राह और आसान हो गई है। दुनिया मान के चल रही थी भारत 2035 तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति दुनिया की बनेगी, लेकिन अब दुनिया ये मान के चल रही है कि भारत 2027-28 तक तीसरी सबसे बड़ी दुनिया की आर्थिक शक्ति बन जाएगी। राजधानी रांची में आजसू केंद्रीय कार्यालय में प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में रांची महानगर के विभिन्न वार्डों से आए युवा आजसू के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल हुए। यहां पर उन्होंने प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया, साथ ही राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरी तो सरकारी नौकरी से बाहर है। अब दुनिया उस रूप से खोज कर रही है, क्रिएट कर रही है, वो तो उसमें हमारा प्लान क्या है? हम जीरो है। हमारा नियोजनालय जो है वहां लोगों ने तो आवेदन किए लेकिन उसका प्रतिफल जीरो है, क्योंकि हमारे पास उसके अलावे उससे ऊपर कुछ भी नहीं। कल दिन के लिए अगर मेरे बेरोजगारी को देखते हुए अगर थोड़ा भत्ता भी आपने अगर दे दिया
ये होना ना होना अलग भी है, तो वो भी मेरे जीने का सहारा होगा केवल। अब बताओ, मैं 25 साल 30 साल में सरकारी जीने का सहारा लेके मैं क्या करूंगा? मैं एग्जाम लिखूंगा, फॉर्म भरूंगा, मैं कहीं भी चला जाऊं, एक नौकरी कहां है कहां? बता दो कहां और किस नौकरी को भरेंगे? आज के दिन में एक 40 50 100 का कहीं पर पोस्ट अगर क्रिएट हो रहा है, पता है एक चपरासी के लिए MBA का लड़का अप्लाई कर रहा है। बुंडू के आजसू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल हुए। इस मौके पर सेवानिवृत्त कनीय अभियंता प्रमुख सिंह राय टूटी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आजसू सुप्रीमो ने उन्हें गुलदस्ता देकर और माला पहनाकर पार्टी में शामिल किया। टूटी जी का स्वागत, ये ऐतिहासिक पल है और राष्ट्र का इस दिनों में इस तरह का राष्ट्र होना एक बहुत बड़ी बात है। सभी लोग खेती बाड़ी में अपना। चक्रधरपुर में JMM जिला अध्यक्ष सुखराम उरांव ने प्रेस वार्ता कर विभिन्न दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा व सहयोगी दलों पर विधानसभा को हाईजैक करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने आप को संस्कारी व अनुशासित पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन जिस तरह से विगत कुछ दिनों में मानसून सत्र के दौरान उसे चलने नहीं दिया गया, यह सरासर गलत है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सचिव को उनके जाति सूचक से संबोधित किया। वह सत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। जो भी चला विधानसभा के स्पीकर के माध्यम से थोड़ा बहुत चला, तो चलने नहीं दिया, जिसमें कि बहुत सा जो मुद्दा था पक्ष का विपक्ष का दोनों का, जिस उम्मीद से हम लोगों को चुनाव जीत के भेजता है कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, वैसे वैसे मुद्दा को हम लोग लेके गए हैं, लेकिन वहाँ पर उस मुद्दे पर केवल सरकारी जवाब आया, कोई उस पर चर्चा नहीं हो पाया। तो लोकतंत्र इसलिए बोल रहे हैं कि लोग मुख्यमंत्री को चाहता है कि विधानसभा का मतलब नेता को लोग चाहता है कि सबसे पहला भाषण विधानसभा का मतलब नेता को दिया जाए, वो पहले बोले, उसके बाद हम लोग बोलेंगे। मतलब कोई नियमावली लोग के सामने मान्य नहीं रखता है, वो लोग जो चाहेगा वो होगा। जब कोई विषय पर विभागीय मंत्री बोलने के लिए उठता है तो वहाँ पे जैसा तन कसा जाता है, बेल में चल जाता है। तो इस बार को लास्ट जो था इस सेशन का 2019 से लेकर 2024 तक का जो ये लास्ट सेशन था, हम लोग सोचे थे कि बहुत सारा उम्मीद किए थे कि लास्ट सेशन अच्छा से चलेगा और अपने बातों को रखेंगे, लेकिन वो भी हम लोग को लगता है बेट में चढ़ गया। झारखंड बीजेपी के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह एक दिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई कार्यक्रम करने की बात कही। वहीं संगठन की मजबूती के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हम सभी एक हैं और पार्टी के लिए एक होकर काम करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गढ़वा जिले की एक सांगठनिक बैठक आज यहाँ पर आयोजित हुई थी और इसमें अपने प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय कर्मवीर सिंह जी इस बैठक में आज मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हमारे संगठन के कई कार्य हैं और आगामी कई कार्यक्रम होने हैं। उन कार्यक्रमों को लेकर के आदरणीय संगठन महामंत्री जी के साथ में यहाँ पर सभी गढ़वा के प्रमुख कार्यकर्ता, जिसमें अपने जिले के अध्यक्ष, पूर्व के जिले अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, ऐसे कई श्रेणी के कार्यकर्ता, अपने मोर्चा के अध्यक्ष, ऐसे कई श्रेणी के कार्यकर्ता इसमें आज उपस्थित रहे हैं और माननीय संगठन महामंत्री जी का आज मार्गदर्शन सभी को मिला है। और आने वाला जो समय है उस समय में हमारे कार्यकर्ताओं को कई कार्यक्रम जो करने हैं उन सारे विषयों को लेकर के आज की बैठक यहाँ पर हुई है। गुमला के बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बीजेपी के पूर्व सांसद सुदर्शन भगत शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए कई काम किए हैं। मैं समझता हूं कि तीसरी बार देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, उनके प्रति विश्वास जताई है और मैं समझता हूं कि इस सरकार का
यह पहला बजट था और यह बजट पूरे देश हित में और राजहित में राजहित और जनहित के भलाई में मैं देख रहा हूँ। खास करके चाहे हमारे युवा हों, हमारे किसान भाई हों, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, चाहे हमारे सरकारी जो कर्मचारियां हैं, मध्यम वर्ग के जो भी लोग हैं, सभी के लिए, सभी की चिंता इस बार के बजट में केंद्र की सरकार ने की है, इस प्रकार के बजट में। और खास करके पूर्वोदय योजना के माध्यम से, क्योंकि आज भी अगर तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए, खास करके पश्चिम के राज्यों के तुलना में, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, इन राज्यों के तुलना में जो पश्चिमोत्तर जो राज्य हैं उसके तुलना में आज जो पूर्वोत्तर के जो हम लोग के जो राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, हम लोग का झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आज कहीं ना कहीं हम आर्थिक दृष्टि से कहीं ना कहीं उन राज्यों की तुलना में आज हम कमज़ोर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोदय योजना के माध्यम से इस बार इन तीनों चारों राज्यों की विशेष रूप से चिंता की है और मैं समझता हूँ कि इस योजना के माध्यम से आज यहाँ की जो भी औद्योगिक जो संरचनाएं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो या विकास की जो भी संरचनाएं हो सकती हैं, इस पूर्वोदय योजना के माध्यम से इस बार के बजट में जो लिया गया है, मैं समझता हूं कि जिसमें हमारा झारखंड भी है, मैं समझता हूं कि इन राज्यों का आर्थिक उन्नति भी और आने वाले समय में हम विकास की ओर हम निश्चित रूप से इन योजनाओं के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया गया है कि गैर बीजेपी शासित क्षेत्रों के विकास को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में कई निर्णय लेकर मोदी सरकार ने इस बात को खारिज कर दिया है। 2 दिन पहले केंद्रीय कैबिनेट ने गुमला झारखंड से पत्थरगांव छत्तीसगढ़ तक एक्सप्रेसवे निर्माण को स्वीकृति दी है, जिससे गुमला के लोगों में काफी खुशी है। पूर्व में भी रांची से गुमला 4 लाइन सड़क का निर्माण केंद्र सरकार के NHI द्वारा करवाने के साथ ही भरदा से शंखमोड़ तक सड़क के निर्माण को स्वीकृति दे चुकी है। ऐसे में लोगों ने 99 न्यूज से खुलकर केंद्र सरकार के सड़कों के सौगात पर खुशी व्यक्त की है। झारखंड में भले ही भाजपा की सरकार ना हो, लेकिन केंद्र सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि झारखंड को एक पहचान देनी है। खासकर उन इलाकों की जो इलाके काफ़ी पिछड़े हुए हैं, जहां पर अब तक विकास नहीं हो पाया है, उन इलाकों पर विशेष फोकस है। केंद्र की मोदी सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि झारखंड के उन इलाकों को विशेष रूप से जोड़ा जाए कनेक्टिविटी के माध्यम से, ताकि उन इलाकों का विकास हो सके। अभी हाल के दिनों में जिस तरह से रांची से गुमला की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए NHI के माध्यम से बेहतर रोड का निर्माण करवाया जा रहा है, 4 लाइन सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, अब इसमें एक और कड़ी जुड़ चुकी है। जैसे कि आपको पहले से जानकारी है कि बाईपास सड़क का भी बेहतर तरीके से निर्माण कार्य को लेकर सीधे वहाँ के भरदा से लेकर आपको शंख नदी तक सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। लेकिन 2 दिन पहले एक अच्छा अचीवमेंट हुआ है, केंद्रीय कैबिनेट ने एक रोड को अप्रूवल दिया है, जिसमें कि पत्थलगांव से लेकर गुमला की कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा, 4 लाइन एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। तो उसी मामले को लेकर गुमला के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जानना चाहते हैं कि लगातार सड़कों के निर्माण को लेकर केंद्र सरकार जो गंभीरता दिखा रही है, उन सड़कों के निर्माण होने से क्या फ़ायदा होगा और सड़कों के विकास होने से गुमला की जो पहचान थी वो कैसे बेहतर हो पाएगी, उस मामले को लेकर जानना चाहेंगे। कि बताइए सर कि ये जो सड़क का निर्माण हो रहा है, इसको कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्या फ़ायदा होगा इसका? नहीं, निश्चित रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही फ़ायदा होगा। गुमला हमेशा से बहुत ऐसे वंचित इलाके पे आता है, लेकिन कई मायनों में गुमला हमेशा भारत के नक्शे पे रहा है, लेकिन कनेक्टिविटी अच्छा नहीं होने के कारण गुमला को वैसा ये नहीं मिल पाया, पहचान नहीं मिल पाया। से आवागमन, यातायात और कई ऐसे संसाधन का हम लोगों की उपलब्धता होगी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि केंद्र ने हमेशा हर राज्य को अपना योगदान देने का प्रयास किया है, लेकिन राज्य उस पर क्या करती है ये निर्भर करता है। पिछले वर्ष केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने यहाँ के सरकार, हेमंत सरकार को कहा था कि आप ज़मीन दो और जितना चाहो पैसा आप रोड के लिए ले सकते हो। तो राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है इस क्षेत्र में काम करने के लिए। केंद्र सरकार तो हमेशा से राज्यों के साथ खड़ी है।
और उसी का परिणाम है कि आज पत्थलगांव से गुमला का कनेक्टिविटी मिल रहा है और गुमला रांची भी 4 लेन जो बन रहा है, 6 लेन बन रहा है। हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं, उसका लाभ गुमलावासी को मिलेगा। क्या लगता है, क्या फायदा होगा इससे देवेंद्र जी? निश्चित रूप से इस 4 लेन के जुड़ने से एक राज्य का दूसरे राज्य से कनेक्टिविटी हो गया है, एक जिले का दूसरे जिले से हो रहा है और हमारा जो घर है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है और इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। व्यापार, शिक्षा, रोजगार के दृष्टिकोण से गुमला सबल और सशक्त होगा केंद्र सरकार के सौजन्य से। इसके लिए हम केंद्र सरकार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। संजय जी बताइए, क्या फायदा होगा इसका? बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। पहले हम लोग सुनते थे कि एक बेहतर रोड सिर्फ अमेरिका और रसिया जैसे देश में ही हो सकता है, लेकिन अब साक्षात अपने देशों में वहाँ से भी सुंदर सड़क देख रहे हैं। ये निश्चित ही माननीय मोदी सरकार जी का जो कार्यकाल है वो बधाई के पात्र हैं, जो सड़कों पर बेइंतहा ध्यान दिए हैं और विश्व के पटल पर अच्छी सड़कों का एक मानदंड जाल बिछा दिए हैं। क्या लगता है, क्या फायदा होगा इस रोड के बनने से? बहुत सारे वक्ता ने कहा कि बहुत तरह की फ़ायदा है, लेकिन जो केंद्र सरकार रोड कनेक्टिविटी हमारा झारखंड सहित ये गुमला ज़िला को दे रहे हैं, उससे आमूलचूल फ़ायदा होगा। यातायात की सुविधा सुलभ होगी और ख़ासकर माल परिवहन बहुत सुलभता से होगा और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा, चूँकि अच्छे सड़क होने से उनका मेंटेनेंस व्यय जो है सो कम होगा और जिससे सस्ते दर पर लोग जो है सो परिवहन का मामला हो चाहे यात्रा का मामला हो कर पाएंगे और एक देखने योग्य सड़क हमारे बीच होगी। मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं इसके लिए। क्या लगता है कि सड़क के निर्माण से क्या फ़ायदा होगा आपको लगता है? रोड कनेक्टिविटी को जोड़ने से पर्यटन में भी लोग आकर्षित होंगे और गुमला ज़िला बहुत ही पिछड़ा ज़िला रहा है और यहाँ रोड का बहुत अभाव था, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा और केंद्र के द्वारा ध्यान देने पर यहाँ पर 4 लेन सड़क का निर्माण हुआ, जो अभी पत्थलगांव से जो गुमला को जोड़ा जा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी और केंद्र सरकार को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इसी तरह अग्रसर प्रयास करते रहने से यहाँ पर दुर्गम स्थल है, पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी का बहुत ही अभाव था, जो पुलों को जोड़कर रोड से शहर की ओर और ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त किए हैं। इसलिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इससे फायदा क्या होगा? बहुत बड़े फायदा है, जैसा कि जिला अध्यक्ष ने बताया, पूर्व विधायक ने बताया, बहुत बड़ी खुशी आई है। पेपर के माध्यम से, समाचार के माध्यम से केंद्र सरकार की योजना से हम लोग भाजपाई कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता लोग काफ़ी खुश हैं। सड़क मार्ग होने से शिक्षा, उच्च विद्यालय, अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा में काफ़ी लाभ होगा। ग्रामीण लोग में खुशी की एक लहर है। अब हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। अभी बताइए, केंद्र सरकार ने पत्थलगांव तक रोड का अप्रूवल दिया है, उस सड़क के निर्माण से क्या फ़ायदा होगा? बहुत फायदा होगा। देखा जाए तो इतना सुंदर, इतना लंबा रूट जो बन रहा है, जिससे हम लोगों को झारखंड का पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ और झारखंड का जुड़ाव जो है तो बिल्कुल ये जुड़ाव हो जाएगा और व्यापार की दृष्टि से भी बहुत तरह का लाभ होगा। मतलब इतना लाभ हो जो हम बता नहीं सकते हैं। यानी फायदेमंद रहेगा। हाँ, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो ऐसे में स्पष्ट आप सुन रहे हैं कि लोगों को कि जिस तरह से पिछले दिनों गडकरी सरकार ने पिछले कालखंड में रांची से गुमला की कनेक्टिविटी को बेहतर किया, साथ ही साथ बाईपास सड़क का भरदा से लेकर नागफेरी तक, शंख मोड़ तक जो बाईपास सड़क का निर्माण दिया और सबसे बड़ी बात है अब पत्थलगांव तक इसका एक्सटेंशन किया जा रहा है, जो गुमला की कनेक्टिविटी के लिए बेहतर होगा। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि केंद्र की मोदी सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि जो राज्य उनके भाजपा के शासित नहीं हैं उनसे सौतेला व्यवहार होता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, इतना बड़ा पैकेज देने के बाद ये मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर मोदी सरकार काफी गंभीर है। खासकर आदिवासी बहुल इलाके के वो क्षेत्र जो कनेक्टिविटी से कटे हुए हैं, उनसे कहीं ना कहीं इसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोगों की उम्मीद अभी भी लगी हुई है कि केंद्र की मोदी सरकार इस इलाके को रेलवे कनेक्टिविटी दे देती तो काफी अच्छा होता है। लेकिन इतना तय है कि गुमला से पत्थलगांव तक जोड़ने वाली सड़क का निर्माण का अप्रूवल देकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने इस इलाके के लोगों के चेहरे पर खुशी दी है, जिसका निश्चित रूप से आने वाले दिनों में परिणाम दिखेगा और कई तरह के यहाँ पर औद्योगिक विकास हो या फिर सामाजिक विकास हो, मेडिकल के क्षेत्र में विकास हो, शिक्षण संस्थाओं के क्षेत्र में विकास हो, उसके आने की संभावना बढ़ जाएगी। सुशील कुमार सिंह, 99 न्यूज के लिए गुमला से। खलारी में
मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई, लेकिन यहां पहुंची महिलाओं को टेक्निकल फॉल्ट का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब सर्वर ठीक नहीं हुआ तो महिलाएं निराश होकर अपने घर लौट गई। बता दें कि झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर शिविर लगाया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं योजना का लाभ उठाने पहुंची थी। महिला है अभी तक आ चुकी है? अभी तक 60-70 महिला आ चुकी है। अभी तक कितना भराया? एक भी नहीं। क्यों? सर्वर का प्रॉब्लम। अच्छा। खुल भी रहा है तो बायोमेट्रिक नहीं ले रहा। बायोमेट्रिक कैप्चर करने के बाद ही कुछ आगे किया जाएगा। जब तक बायोमेट्रिक लेगा नहीं तब तक हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। हम लोग तो दिन भर काम करने के लिए बैठे हैं, अब सर्वर ही काम नहीं करेगा तो हम लोग क्या काम करेंगे? सरकार को इसमें देखना है, हम लोग क्या करें। सिमडेगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 8 अंतर्राज्यीय पुलिस तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के बाद से पशु तस्करों में हड़कंप मच गया है। आठ अंतर्राज्यीय पशु तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना हम लोग को मिली थी कि उड़ीसा से सिमडेगा के रास्ते रांची की ओर कुछ पशु तस्कर 3-4 गाड़ियों में पशु तस्करी कर रहे हैं। यह भी सूचना प्राप्त हुई कि उसके साथ एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग रेकी करते हुए जा रहे हैं। हम लोगों ने सूचना का सत्यापन करके एक छापेमारी दल का गठन किया और कार्रवाई करना प्रारंभ किया। तो यह कार्रवाई की भनक उन लोग को पहले ही लग चुकी थी और भनक लगते ही सभी पशु तस्कर बचने के लिए अपनी गाड़ी से पशुओं को भगा दिया। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए गाड़ी को जब्त किया, सभी को पूछताछ किया और पूछताछ के आधार पे पशु भी बरामद किया। कुछ पशु और बरामद करना बाकी रह गया है, जिस पर छापेमारी चल रहा है। गुमला के सिसई में एक भाई ने ही अपने भाई की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों रिश्ते में चचेरे भाई लगते थे। आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जान लेने तक पहुंच गई। घटना के बाद से अपराधी घटनास्थल से भाग गया है। वहीं पुलिस को जब पूरे मामले की जानकारी मिली तो वह घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गिरिडीह में एक 41 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और हंगामा किया। मृतक का नाम प्रभु दास बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों का कहना है कि 1 अगस्त की रात प्रभु बुरी तरह से जख्मी होकर घर पहुंचे थे, जिसके बाद उसे आनन फानन में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया था। रांची में इलाज के दौरान प्रभु दास की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और 100 को लेकर मार्ग जाम कर दिया। पूर्ण है 2 दिन पहले 1 तारीख की रात की घटना है। हालांकि ये घटना कैसे घटी इसकी जानकारी किसी को नहीं है, अगल बगल वाले को भी नहीं है। लेकिन हाँ, जब लोग को के संज्ञान में आया तो उसको ले आके आनन फानन में हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उनको रेफर कर दिया गया, रिम्स रेफर कर दिया गया। आज सुबह सूचना हम लोग को 9:30 बजे मिली है कि उनका डेथ हो गया। तो ये तो जांच का विषय है कि मारने वाला कौन था, घटना कैसे घटी, ये तो जांच, पुलिस अपनी जांच में इसको ये कर सकती है, अंजाम तक पहुंचा सकती है। लेकिन हाँ, गरीब परिवार से था, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। निश्चित रूप से इसमें कुछ अगर सरकार का प्रावधान है तो उसको मिलना चाहिए, उसके साथ न्याय होना चाहिए। जाने वाले को तो वापस कोई नहीं ला सकता है, लेकिन उस घटना की जांच होनी चाहिए और प्रभावित जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उसके पक्ष में प्रशासन को उसके सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार की कई नदियां लबालब भर गई हैं। नालंदा के लोकाई नदी ने विकराल रूप ले लिया है। हिलसा प्रखंड की धूरी बीघा गांव के पास तटबंध में करीब 20 फीट का दरार पड़ गया है, जिससे आसपास के कई गांवों में पानी घुस गया है। नदी के तेज बहाव ने कई जगहों पर तटबंध को नुकसान पहुंचा दिया है। धूरी बीघा, फुलवरिया, 66 बीघा, सोहरापुर, कुसेता जैसे कई पश्चिमी खेतों में पानी प्रवेश कर गया है। मुसाढ़ी गांव के पास भी तटबंध टूट गया है, जिससे करीब 100 एकड़ से अधिक फसल जलमग्न हो गए हैं।
मकान नदी में पानी आया, क्या स्थिति है? स्थिति ठीक है। 3-4 जगह ब्रीच हुआ है, हिलसा और एक अंगरसराय में। वहाँ पर बाढ़ नियंत्रण की टीम काम कर रही है, ब्रीच को ख़त्म कर रही है। और मंडाच में कुछ घरों में पानी घुसा है, तो वहाँ हम लोग राहत शिविर चला रहे हैं, पशु कैंप शिविर चला रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर चला रहे हैं। बेल्लारी बिघा गाँव में भी पानी घुस गया सब कई घरों में। यही ना यहाँ बेल्लारी बिघा एक मंडाच में, वहाँ पर भी हम लोगों ने निरीक्षण कर लिया, वहाँ भी काम हो रहा है, लोगों को राहत भी पहुँचाएगा। कराए में मुसाड़े के पास खाड़ हुआ है, वहाँ तो लगा हुआ है, टीम लगा हुआ है। ज़्यादा नुकसान कहीं वैसा सूचना नहीं अभी वैसे। बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नीतीश सरकार की जीत होगी और बिहार की सीटों पर एक बार फिर एनडीए का कब्जा होगा। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में विकास करने का जो दावा किया था उसे पूरी तरह से सच करके दिखाया है। ये तमाम साथियों से आग्रह है, ये विधानसभा का चुनाव पूरे बिहार के अंदर 225 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीतेगा। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और अभी से हम तमाम साथियों से ही कहना चाहेंगे कि आप जाइए, जहाँ कहीं भी 16 गाँव मोहल्ला तमाम जगह जाइए, बड़े पैमाने पर आम आवाम, गरीब गुरबा, किसान मजदूर एनडीए के साथ है। कटिहार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सांसद पप्पू यादव ने चिकित्सकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर डॉक्टर अपनी मनमानी करेंगे तो वे सड़क से लेकर सदन तक उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। साथ ही बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि बिहार में या तो हम मरेंगे या फिर माफियाओं को मिटा देंगे। हम सुधार देंगे, आप बेफिक्र देंगे। सर, यदि किसी डॉक्टर के मन में गलतफहमी बैठी हुई है कि हम महीना में 2 बार बुला के 55,000 रुपया लेंगे, तो 2 महीने का हमने दिया हुआ है रिक्वेस्ट किए हैं, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के, उसके बावजूद भी लेंगे तो लड़ाई आप पा रहा हूँ, युद्ध होगा सर, महाभारत होगी। देखिए, मेरे रहते हुए आप बेफिक्र रहिए, या तो हम मरेंगे या तो माफिया मिटेगा, गलत आदमी मिटेगा। देखिए, 2 चीज कोर हो गया है बिहार के, अपराध माफिया जाति धर्म मजहब के आधार पर, और इसमें पूरी सरकारी तंत्र संलिप्त है। नीतीश कुमार जी का उम्र हो गया, भट्टी जी अब यहाँ रहना नहीं चाहते, यहाँ से जा रहे हैं, उन्होंने दे दिया, उनको फ्री हैंड नहीं मिली, काम करने का भट्टी जी को जरा सा भी रास्ता नहीं मिला। तो जब काम करने का नहीं मिला, डीएम एसपी नहीं मिला, हैंड नहीं मिले डीएसपी के, तो भट्टी जी ने, अब जब भट्टी जी जैसा अफसर बिहार छोड़ के चला जाए तो सरकार कौन चला रहा है, आप हमको बताइए। पदाधिकारी 10-10 साल 20-20 साल 25 सालों से पदाधिकारी पोस्टेड है पटना में, तो जो लोग सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, जिसका रिटायरमेंट हो गया, उसको आप प्रमोशन दे करके पदाधिकारी यूपीएससी बीपीएससी में रखे हुए। अभी नालंदा पुलिस ने मुखियापति हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। हत्या में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के डीएसपी प्रदीप कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। बताते चले कि 25 जुलाई को हत्या को अंजाम दिया गया था। वहीं हत्या का कारण सालों से चल रहे वर्चस्व की लड़ाई को बताया गया है। और फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ 99 न्यूज पे।